हेलो बच्चों। पहले हम देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की जो तैयारी हमारे बच्चे कर रहे हैं, जिनकी परीक्षा होने वाली है 21 से, उन्हें इंग्लिश ग्रामर की तैयारी में कौन कौन से चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टेंस वाले चैप्टर को एकदम मजबूत कर लें, क्योंकि टेंस से बहुत तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यदि हमारा टेंस बहुत मजबूत है तो हमारी राइटिंग भी अच्छी होगी। हमारा लेटर हो, लेटर टू एडिटर हो, किसी तरह का कोई भी कंपोजिशन जो हमारे द्वारा बनाया गया है, उसमें हमारी कोई त्रुटियां नहीं रहेगी। तो सबसे पहला है टेंस, उसके बाद नंबर आता है डिटरमाइनर का, और थर्ड है नरेशन, फोर्थ है मॉडल्स, और फिफ्थ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इन 5 ग्रामर के चैप्टर पर यदि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो इंग्लिश ग्रामर का कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं। इसके अलावा जो हमने पहले से पढ़ रखा है चैप्टर, उसे भी एक बार अवश्य देख लें तो वह भी अच्छा रहेगा। ग्रामर का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसको एकदम इग्नोर करके चला जाए। लेकिन आप यदि सीबीएसई के सिलेबस को देखिएगा, जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पर भी है, सीबीएसई के बोर्ड के भी वेबसाइट पर है, तो उसमें इन्हीं 5 चैप्टर की बात की गई है। यदि हम इस 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारी अंग्रेजी के ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसका परिणाम क्या होगा? हमारा राइटिंग सेक्शन भी ठीक हो जाएगा, हमारा पैसेज भी बनने लगेगा, यानी कंप्रिहेंशन भी ठीक होगा, और बाकी जो ग्रामर के सवाल होंगे वे भी हमारे सुधर जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि यदि 80 मार्क्स में 40 मार्क्स लिटरेचर से आता है, तो बाकी जो 40 मार्क्स है वो तो सीधे सीधे हमारे ग्रामर और राइटिंग रीडिंग सेक्शन से ही ना आने को है। तो यदि हम ग्रामर को अपना मजबूत कर लिए तो समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा की तैयारी हमने पूरी कर ली है। इसलिए ग्रामर के चैप्टर्स पर विशेष ध्यान दें, इससे आपको लिटरेचर के आंसर्स को लिखने में भी मदद मिलेगी। आशा है आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि खुशियां इंसान की ताकत को बहुत गुना बढ़ाती है। खास करके ऐसे समय में जब हमें कोई बड़ी चुनौती का सामना करना होता है, तब हम अपनी भावनाओं को काबू में रखें। हम हर पल यह प्रयास करें कि कोई तकलीफ हमें अपने रास्ते से हटा न सके। कुछ बाधाएं आएगी, कहीं किन्हीं का कोई रिएक्शन ऐसा आएगा जो आपको हो सकता है दुखी कर दे, लेकिन आप यह मान करके चलें कि आप में सारे गुण भगवान ने ऑलरेडी दे रखे हैं। बस इतनी सी बात है कि अपनी औकात को याद रखना है। हमें कभी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। हम कर देंगे, यस वी कैन। यदि ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो निश्चित मान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में हमारी बहुत अच्छी तैयारी ही ना रहेगी, बल्कि हम एक चैंपियन के रूप में आगे साबित कर देंगे अपने आप को। तो आशा है आप सभी खुश होंगे और सारे इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ते रहेंगे। इसके तुरंत बाद मैं आपको डिटरमाइनर चैप्टर के संबंध में सारी जानकारियां दूंगा। इसलिए आप लगातार देखते रहें इंग्लिश एडुटेक। धन्यवाद। हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको डिटरमाइनर के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आइए हम तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? आप सभी शांति से अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनते रहें। डिटरमाइनर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आइए कैसे बहुत कम समय में हम डिटरमाइनर का प्रयोग करना सीखते हैं। देखिए,
सबसे पहली बात है कि इसे डिटरमाइनर या डिटरमिनर भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसे कहते किसको, डिटरमिनर कहते किसको है? ए वर्ड विच डिटरमाइंस द एप्लीकेशन ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड डिटरमाइनर। तो जिस विद्यार्थी, जो बच्चे एडजेक्टिव के सारे रूप को पढ़ चुके हैं, यूं समझ लीजिए कि आधा से अधिक ज्ञान डिटरमाइनर का उन्होंने पहले ही पा रखा है। अब बात क्या है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में फर्क क्या है, बस हमें थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना है। हम यह कह सकते हैं कि ऑल द डिटरमाइनर्स आर एडजेक्टिव बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटरमाइनर। ये कैसे? हम उन्हीं एडजेक्टिव्स को डिटरमाइनर की श्रेणी में रखेंगे जो एट्रीब्यूटिवली यूज हो, अर्थात जिनके प्रयोग से हमें पता चल जाए कि इनके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। डिटरमाइनर होने के लिए दो शर्त है। सबसे पहला, वह एडजेक्टिव ऐसा हो जो किसी नाउन के पहले आए, और दूसरी शर्त कि वह एडजेक्टिव इस तरह का हो जिसमें किसी तरह का प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके हम उसके रूप को नहीं बदल सकते। तो यदि डिटरमाइनर की परिभाषा पूछी जाए, इफ एनीबॉडी आस्क यू टू टेल द डेफिनेशन ऑफ डिटरमाइनर, better you should say determiner is a qualifying word which comes before a noun or pronoun and at the same time which is not affected by the use of morphemes. Morphemes मतलब prefix और suffix। तो ये बात तो साबित हो गई कि वही एडजेक्टिव आएगा डिटरमाइनर में जिसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगे और जिसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आए। बस इतनी सी बात। अब हम देखते हैं कि कौन से एडजेक्टिव के भेद हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहला एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसे कहते हैं? ए क्वालिफाइंग वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन on the basis of shape, size, quality, merit, demerit, etc. जैसे ओल्ड हो गया, न्यू हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, पुलिस हो गया, क्लेवर हो गया, ये सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं कि ये डिटरमाइनर है या नहीं। अब देखिए, मैं यहां लिखता हूं रिच, RICH। हमने अभी अभी पढ़ा है कि वही एडजेक्टिव डिटरमाइनर की श्रेणी में आएगा जिसमें न सफिक्स लगे और न प्रीफिक्स लगे। लेकिन जब हम रिच के डिग्री को चेंज करते, रिच है पॉजिटिव डिग्री, जब इसे कंपैरेटिव में बनाते हैं तो हो जाता है रिचर, और जब सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो हो जाता है रिचेस्ट। आप देखो बच्चों, यहां हमने क्या देखा, रिच में जैसे ही ER लगाए तो कंपैरेटिव में बन गया और EST लगाए तो सुपरलेटिव में बन गया। क्या यह डिटरमाइनर होने लायक है? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स लगा सकते हैं वह डिटरमाइनर नहीं हो सकता। तो यहां हमने देखा, क्या देखा कि जो एडजेक्टिव का पहला भेद है, पहला प्रकार है, वह डिटरमाइनर की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो इसकी तो बात ही हमें नहीं करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? A qualifying word which is used to point out a person or thing.
वह विशेषता बताने वाला शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे, बता दे कि कोई व्यक्ति कहाँ है या वस्तु कहाँ पर है, उसी को हम लोग कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? टू डिस्प्ले। तो जो डिस्प्ले करे, इशारा करे, समझा दे, उसको हम लोग डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है? दिस, दैट, दीज, दोज। अब इसे चेक करते हैं कि क्या यह डिटरमाइनर है अथवा नहीं। डिटरमाइनर के दो शर्त याद है ना? पहला, यह नाउन के पहले आना चाहिए। दूसरा, इसमें प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगना चाहिए। तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन के पहले तो यह लग सकता है। जैसे हम कह सकते हैं दिस पेन इज माइन, तो दिस के बाद पेन आ गया ना बेटा, इसलिए ये तो शर्त ये फुलफिल कर रहा है, ये नाउन के पहले आ रहा है। लेकिन फिर दूसरी शर्त देख लेते हैं, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स लग रहा है क्या? अब देखिए, दिस का कोई डिग्री चेंज होता है क्या? नहीं होता है, यानी इसमें ई आर या ई एस टी जोड़ करके इसके रूप को बदला नहीं जा सकता। यानी ये दोनों जो डिटरमाइनर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो दोनों फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब पहला डिटरमाइनर हमारा मिल गया ना। पहला क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके एग्जाम्पल कौन है? दिस, दैट, दीज, दोज। हम इसका प्रयोग करना भी सीख लें। दिस का प्रयोग जब भी करें तो एक व्यक्ति या एक वस्तु को दिखाने के लिए, यदि वस्तु या व्यक्ति करीब में है तो, है ना। और यदि एक वस्तु दूर है तब दैट का प्रयोग करें। बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु करीब में है तो दीज का प्रयोग करें, और बहुत सारी वस्तुएं या व्यक्ति दूर में है तो दोज का प्रयोग, है ना। अब देखिए, ये तो पहला मिल गया बेटा डिटरमाइनर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है? उस क्वालिफाइंग वर्ड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं जो एक ग्रुप के सभी सदस्यों का सेपरेटली बोध कराता है। जैसे एक समूह है, उसके जितने सदस्य हैं उनका यदि पर्टिकुलर तरीके से डिस्क्राइब करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके उदाहरण क्या है? पहला है ईच, दूसरा है एवरी, तीसरा है आइदर, और चौथा है नाइदर। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। इनका प्रयोग हमें कैसे करना है? सावधानी से करना है। ईच का प्रयोग तब करना है जब उस ग्रुप के सभी सदस्यों का इंडिविजुअली हमें बोध कराना रहता है। जैसे देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। मतलब 10 विद्यार्थी है ना, तो 10 में से एक एक लड़के के पास अलग अलग एक कलम है। Whenever we have to indicate each a particular member of that very committee or group separately, better we should use each। each का प्रयोग करना है। और जब उस ग्रुप के सभी मेंबर्स की बात हमें करनी हो, है ना, जैसे एवरी स्टूडेंट्स,
आर इंटेलिजेंट, मतलब उस ग्रुप में जितने भी विद्यार्थी हैं सब के सब बुद्धिमान है, होशियार है। तो ये अंतर है ईच में और एवरी में। अब आइए आइदर की बात जान लेते हैं। आइदर का प्रयोग कब करें? आइदर का प्रयोग हम दो अर्थों में कर सकते हैं। एक होता है दोनों में से कोई एक, और एक होता है दोनों का दोनों, है ना। जैसे इंटरेस्ट रेट सारे बैंकों का लगभग एक रहता है ना। तो यू कैन, देयर आर टू बैंक्स इन दिस टाउनशिप, यू कैन यूज आइदर बैंक टू डिपॉजिट योर कैश, क्योंकि सभी में सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो दोनों में से किसी एक में जाकर के आप डिपॉजिट कर दीजिए। तो आइदर का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों में से किसी एक का हमें बोध कराना रहा तब। पहली बात, आइदर का अर्थ दोनों के दोनों भी होता है, यानी जो मतलब बोथ का होता है वह आइदर का भी होता है। जैसे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लांट मैंगो ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। अब देखो, रोड के दो साइड होते हैं ना, आइदर साइड का मतलब क्या? एक साइड नहीं, दोनों। तो आइदर का प्रयोग हम दो अर्थ में करेंगे। पहला, दोनों में से किसी एक का बात करना होगा तब, और दोनों का दोनों को समझाना होगा तब। अब नाइदर का क्या मतलब होता है? नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। वी हैव टू पेन्स, नाइदर पेन राइट्स वेल। हमारे पास दो कलम है, लेकिन दोनों में से कोई कलम चलता है अच्छा से नहीं। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनीशन भी जाना, उसके एग्जाम्पल्स भी जाने, और उसके उपयोग कैसे करने हैं ये भी हमने समझ लिया। अब आइए तीसरी बात। तीसरा है कौन? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको कहते हैं? ए क्वालिफाइंग वर्ड, a qualifying word which qualifies a noun or pronoun on the basis of number or counting। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो संख्या के आधार पर किसी नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यह भी डिटरमाइनर है। कैसे? यह भी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यह नाउन के पहले भी आता है और इसमें न ई आर लगता है न ई एस टी लगता है, मैंने सफिक्स प्रीफिक्स का मामला इसमें है ही नहीं। इसका मतलब है कि यह खुल्लम खुल्ला डिटरमाइनर है। इसके उदाहरण ले लीजिए। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर तीन तरह के होते हैं बच्चे। पहला कहलाता है कार्डिनल्स, कार्डिनल्स, और दूसरा कहलाता है ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, और तीसरे को हम लोग कहते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल, इनडेफिनिट न्यूमरल्स, है ना। अब है कि तीनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो कार्डिनल में वे सभी आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग गिनती करने के लिए करते हैं। ऑल द काउंटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स किसको कहते हैं? जो पोजीशन बताता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह से थर्ड, ऐसे। इंडेफिनिट न्यूमेरल किसको कहते हैं? वह एडजेक्टिव इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाता है जो हमें इतना बताता है कि कितनी संख्या में है, हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर नीडेड। लेकिन ये क्लियर नहीं बताता है कि एग्जैक्ट कितना फिगर है, कितनी संख्या है। संख्या अधिक है, बस इतनी सी बात यह करता है। उसी को हम इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट न्यूमरल कहते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होगा? मेनी होगा, मोर होगा,
मोस्ट होगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, सम, इस तरह, है ना। अब हम जान लेते हैं इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो कार्डिनल तो इजी है बेटा, किसी किसी चीज को गिनना होगा तो कार्डिनल का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 से हम लोग काउंट करते हैं। और किसी के पोजीशन को बताना होगा, किस स्थान पर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तो आसान। आइए अब हम जाते हैं इंडेफिनिट नंबर। ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, लेकिन इससे अधिक का बोध कराता है, उसके लिए ये आता है। अब मेनी का प्रयोग कब करेंगे, जब अधिक संख्या होगी, काउंटेबल होंगे और एक से अधिक संख्या उनकी होगी, तब हम मेनी का करेंगे। और उसी के लिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर का करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का करेंगे। अब आइए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर। फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर संख्या, मतलब इतनी कम संख्या जो किसी काम की है ही नहीं, है ना। अब जैसे है कि एक कॉलेज है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए 100 प्लस, एक फैकल्टी चलाने के लिए, और वह संख्या आ रही है कितनी, 1 से लेकर के 5 तक। तो उसको एप्लीकेशन कितना दिन रह पाएगा, वह कॉलेज चल पाएगा बेटा, नहीं चल पाएगा। तो फ्यू का मतलब होता है इतनी कम संख्या जो किसी काम की नहीं रहे, मतलब निगेटिव में यूज होना चाहिए उसको। फ्यू का मतलब निगेटिव नंबर, ठीक है ना। ये फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, मतलब कुछ संख्या, बहुत अधिक नहीं, थोड़ी सी संख्या, तो हम लोग ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। और द फ्यू का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें जो थोड़ी सी संख्या ऐसा व्यक्त करना रहे, जैसे आई एम रेडी टू गिव यू द फ्यू पेन दैट आई हैव, मतलब मैं तैयार हूं, जो कुछ थोड़ी संख्या में मेरे पास कलम है आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, रेडी हूं। तो उस स्थान पर हमें द फ्यू का प्रयोग करना है। अब बात रही सम की। सम एक ऐसा वर्ड है जो इंडेफिनिट नंबर भी दिखाता है और क्वांटिटी भी दिखाता है। तो इसका प्रयोग आप अनिश्चित संख्या के लिए भी करेंगे और अनिश्चित मतलब मात्रा के लिए भी करेंगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, इसके शेष भाग को जानने के लिए आप अगले वीडियो को देखते रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मैं आपकी सेवा में हमेशा बना रहूंगा। कहीं कोई परेशानी आए जरूर कमेंट बॉक्स में उसे लिखें, ताकि हमें और अपने आप को सुधार कर आपकी सेवा करने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।